क्रिटिकल एंड सर्जिकल डिजीज स्पेशलिस्ट हैं ये। आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी से ये इलाज कर रहे हैं। मॉडर्न होम्योपैथी जो कुछ अलग लगता है सुनने में, वैसे ही अलग तरीके से काम कर रहा है और ये जितने भी पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं एक सक्सेसफुल मेडिकेशन दे रहे हैं, तो जोरदार तालियां इनके लिए। सईद फैज मुबारक जो कि डायरेक्टर है सईद फैज मुबारक ग्रुप के, जोरदार तालियां। युवाओं को इनसे सीखना चाहिए कि किस तरीके से। जरा आपको जो मुझे बताया गया कि भविष्य की होम्योपैथी के जनक डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन साहब, तो जो प्रश्न मुझे कहा गया आपसे पूछने के लिए कि हमने एलोपैथी में सुपर स्पेशलिटी सुना है, पर आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी क्लिनिक का नाम आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक क्यों रखा गया? बहुत ही अच्छा सवाल है सर। और सबसे पहले मैं जी मीडिया और आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपके साथ आज इस स्टेज पर हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एक मॉडर्न होम्योपैथी जो एक भविष्य की होम्योपैथी हम जो लॉन्च करने जा रहे हैं उसके बारे में मैं आज परिचर्चा में भाग ले रहा हूँ। सर, मॉडर्न होम्योपैथी का कंसेप्ट जो है एक्चुअली जो हमने पहले क्लासिकल होम्योपैथी सुनी है जो 200 साल पुरानी सिस्टम है जो कि जर्मनी में उनको पूरी दुनिया में अभी तक इसी के बारे में पता है। और उसमें ऐसा माना जाता है कि जो बेसिक केसेस होते हैं जैसे सर्दी खांसी बुखार हेयर फॉल स्किन, ज़्यादातर जो होम्योपैथी में प्रैक्टिस होती है हम उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। पर अगर हम क्रिटिकल केसेस के बारे में बात करें जिसमें दुनिया में काफ़ी रिसर्च हो रहा है और ऐसी जगह पे बात करें जहाँ पर दुनिया कई बार लाइलाज जो कैटेगरी के पेशेंट्स हैं उनके लिए होपलेस होती जा रही है, जिसमें अभी भी रिसर्च का विषय चल रहा है, तो उसमें हमारा एक नया इन्वेंशन हमने इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम दिया हमने सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट बनाकर, जो कि होम्योपैथी का ही हमने परिवर्तित नाम दिया है जो भविष्य के हिसाब से हम तैयार करने जा रहे हैं, एविडेंस बेस्ड सिस्टम बनाकर जिसका नाम दिया मॉडर्न होम्योपैथी। और चूंकि जब भी कोई रिसर्च होता है तो कभी भी कोई भी आधार जब बनाया जाता है तो उसके लिए डेटा आपको इंपॉर्टेंट होता है। तो बिना डेटा के WHO जो हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है या दुनिया के अगर कोई भी सिस्टम के अगर डॉक्टर्स अगर किसी भी डेटा को हम देखते हैं या फिर हम उन्हें बताते हैं तो उस सिस्टम के बारे में हम अच्छे से समझ पाते हैं और कहीं ना कहीं उसकी परिकल्पना जो हम देना चाहते हैं दुनिया को, जो फिजिकल मेंटल और सोशल वेलबींग जो एक हेल्थ की कंप्लीट डेफिनेशन होती है कि हम किसी पेशेंट को फिजिकली ठीक करें जिसके लिए वो हमारे से अप्रोच करता है, मेंटली उसको कॉन्फिडेंट करें जिसके लिए वो अपने आप से चाहता है कि मैं इस बीमारी से मुक्त होकर जल्द से जल्द मैं वापस खड़ा हो सकूं, और सोशली वेलबींग लेकर वो समाज में फिर से अपनी जगह पर खड़े हो सके। क्योंकि जब भी एक पेशेंट जब ठीक होता है तो हम मानते हैं कि वो खुद ही एक बहुत बड़ा डॉक्टर है उस फील्ड का जिसके लिए वो काम कर रहा होता है, उससे काफी लोग जुड़े होते हैं। तो फिजिकल मेंटल और सोशल वेलबींग देने के लिए होम्योपैथी में अगर हम क्रिटिकल केसेस में जब बात करते थे तो वहां पर बहुत सारी लिमिटेशंस आ जाती थी। जब लिमिटेशंस आ जाती थी तो लोगों को लगता था कि होम्योपैथी तो स्लो ट्रीटमेंट चलता है, और अगर ऐसा कोई स्टेज 4 का कैंसर है जो कि एक तरीके से कीमो रेडियो सर्जरी या इम्यूनोथेरेपी के बावजूद भी रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है, कोई ऐसा पेशेंट है जो कि किडनी फेलियर का पेशेंट है जो कि डायलिसिस या ट्रांसप्लांट पर निर्भर होते जा रहा है, ऐसा कोई हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट जो कि कोमा की स्थिति में भी जा चुका है जहां पर वेंटिलेटर लग चुका है, और ऐसा लगता है कि ईश्वर से हम मदद मांगते हैं। तो होम्योपैथी पे कि जिस जागरूकता और जिस विश्वास की हम लोग बात कर रहे थे, क्या ऐसा वक्त आएगा जब पूरी तरह से एलोपैथी से लोग डिसइल्यूजन हो जाएंगे और इधर शिफ्ट कर जाएंगे, या दोनों चलता रहेगा या दोनों चलते रहना चाहिए? सर, मेरा पर्सनल विचार है कि दोनों चलते रहना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर एक्यूट इमरजेंसी होती है वहाँ पर एलोपैथी में चूंकि वही मैं कह रहा हूँ कि जहाँ सर्जरी की जरूरत है वहाँ होम्योपैथी कैसे? सर, उसका दो रीजन हो सकता है कि सर्जरी अवॉइडेबल है या नहीं अवॉइडेबल है। अगर किसी मेडिसिन से अगर हम एलोपैथी की भी ट्रीटमेंट से अगर किसी की सर्जरी बचा सकते हैं तो पहला चॉइस उनकी सर्जरी से पहले वो मेडिसिन पे जाते हैं। अगर उसी की जगह अगर एक चॉइस आपको और दे दिया जाए कि अब एक मॉडर्न होम्योपैथी नाम का एक सिस्टम है जो कि वाकई सर्जरी से लोगों को बचाने के लिए हेल्प कर रहा है, तो निश्चित रूप से लोग मेडिसिन के लिए एलोपैथी के साथ अब अगली बार मॉडर्न होम्योपैथी की ओर जरूर जाना पसंद। जैसे आपने बताया था कि होम्योपैथी वेरी स्लो मूविंग इफेक्ट होता है, तो प्रोग्नोसिस जो है इसका दौरान रहता है। सर, इसी के लिए जो अभी मैं कुछ देर पहले बोल रहा था कि एग्रेसिव मॉडर्न होम्योपैथी ट्रीटमेंट की जो परिकल्पना थी जो हमने साकार की। एग्रेसिव में देखिए ये तोहमतें भी लग रही हैं कि होम्योपैथी में बहुत सारे अब स्टेरॉइड्स डाल रहे हैं। सर, यही मैं कंसेप्ट क्लियर करना चाह रहा था कि होम्योपैथी को बारे में ये माना जाता है कि इट इज द सेफेस्ट सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, जो सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है कि अगर ये फायदा नहीं करेगी तो नुकसान भी नहीं करेगी। लेकिन चूंकि ये सिस्टम बहुत स्लो हो जाता था इसलिए जो क्रिटिकल केस है या सर्जिकल केस है या आखिरी स्टेज के जो एंड लाइफ ऑफ जो डिसीज जो होते हैं उसमें लोगों का भरोसा होम्योपैथी पे नहीं आ पाता या फिर लोगों को इतना टाइम नहीं मिलता था।
तो आपको इस कंसेप्ट को चेंज करने के लिए कुछ नया कंसेप्ट लाने की जरूरत थी, इसीलिए इस सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट की अवधारणा को आज हमने परिभाषित किया, इसीलिए इसका नाम भी चेंज करके मॉडर्न होम्योपैथी दी, जिसमें हम अपने जो पोटेंटाइजेशन जो दवाइयों की पावर है उस केस की पैथोलॉजी रिपोर्ट के हिसाब से हम सेट करते हैं। और जो होम्योपैथी में ऐसा कहा जाता था कि आपको स्लो ट्रीटमेंट मिलता है, 5 गुण 10 गुण 20 गुण से ज़्यादा वो जाते नहीं थे, 200 साल पुराना बनाया हुआ सिस्टम जो कि आज के 200 साल बाद हम जो आज के पेशेंट पे अप्लाई कर रहे थे वो कहीं ना कहीं से हो सकता है कि बहुत स्लो पड़ रहा था। उस जमाने में 200 साल पहले लोग बहुत सात्विक रहते थे, 4 गोली 4 गुण की होम्योपैथी से भी ठीक हो जाते थे। पर मेरे पर्सनल करियर में, चूंकि मेरे घर में 19 एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं, आई हैड बीन स्पेशली सेंट टू होम्योपैथी कि टू डिस्कवर समथिंग एल्स, कि कुछ नया करो जिसमें सुपर स्पेशलिटी बनाकर लोगों की मदद की जा सके। पर नाम बदलने से उसका काम तो नहीं बदलेगा, असर तो नहीं बदलेगा। एब्सोल्युटली। लोग जो कपड़े काटा करते थे, दर्जी जो थे, उनका नाम दे दिया गया था नाउ डिजाइनर्स, बाल काटने वाले नाउ दे आर हेयर स्टाइलिस्ट। सर लेकिन काम तो वही है। एब्सोल्युटली। इसी होम्योपैथी को इसीलिए बिना एविडेंस बेस्ड सिस्टम बनाने के बजाय हमने मॉडर्न होम्योपैथी को एविडेंस बेस्ड सिस्टम बनाया, ताकि आपकी रिपोर्ट्स आप उसको वेरीफाई कर सके। दुनिया में जब भी कोई चीज हम बनाते हैं तो उसको वेरिफिकेशन में डाला जाता है। हाँ। और मैं पर्सनली चाहता था कि जो दुनिया का मॉडर्न होम्योपैथी का जो हमारा रिसर्च है ये WHO तक जाए। इसके लिए हमने जो मेरा 20 साल का प्रैक्टिसिंग कैरियर, इसमें 2004 से जो मैंने शुरू के 6 साल में मैं केवल क्लासिकल होम्योपैथी के हिसाब से जो प्रैक्टिस करता था, उससे मुझे बहुत कुछ सीखने में मिला। मुझे ये समझ में आया कि पेशेंट ही हमें सब कुछ सिखाते हैं। पेशेंट हमसे चाहते हैं कि सर ये और कितना फास्ट हो सकता है, मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ाता हूँ तो सर और कितनी जल्दी हो जाएगा। तो इसका मतलब है पेशेंट हमसे बहुत एक्सपेक्ट कर रहा है, पर उसके पास पेशेंट बहुत इम्पेशेंट हो जाता है और इम्पेशेंट भी होता है। जी। तो नेचुरली मैंने इसीलिए होम्योपैथी को एग्रेसिव ट्रीटमेंट करके जो फायदा दिया उसमें 50 लाख पावर तक की दवाइयों को और 960 गुण तक के मदर टिंचर्स के तक के डोजों को एक बार में देने की जो परिकल्पना थी वो चालू किया। और आज हम सक्सेसफुली कह सकते हैं कि 3000 पेशेंट का डेटा हम दुनिया के सामने रखने के लिए तैयार हैं। और ये भारत के लिए बहुत ही बड़ा गर्व का विषय होगा कि होम्योपैथी जर्मनी से चलिए इसमें तालियां बजाइए। बहुत बढ़िया काम, बहुत नेक काम कर रहे हैं। ऑनलाइन कैसे मैनेज करते हैं पेशेंट्स को? सर एक अकेला इंसान जब मैं चला था तो उस समय तो 2004 में जैसे आप शेखर सुमन थे जब अकेले चले थे, और आज आपके साथ कारवां जुड़ता गया। आज हम भी आपके साथ कहीं ना कहीं इस मंच को शेयर कर रहे हैं। मैं जब अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा था तो मैंने जब 2010-11 में ये समझ लिया कि अब ये डेटा बहुत ही आगे जाएगा और कहीं ना कहीं लोग हमसे जुड़ेंगे। तो पूरे वर्ल्ड वाइड जो कि हमारे ऑनलाइन कंसल्टेशन होते हैं, 18 देश के लोगों से हम ऑनलाइन कंसल्टेशन ऑलरेडी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो इंडिया के लोग हैं वो हमसे आके फेस टू फेस मिलते हैं। तो निश्चित रूप से एक पूरी टीम के साथ इस मैनेजमेंट को हमें एक स्वीकार रूप से हमें इसको परिभाषित करना था। बाहर के देशों का जो रवैया है या उनका इंटरेस्ट अब कितना है इसको जानने के प्रति? क्योंकि जैसे कहा कि जर्मनी में इसकी शुरुआत हुई तो जन्मदाता तो वो हुए, लेकिन आपने उसमें एक नया अध्याय जोड़ दिया है। तो आधे क्वेरीज फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज वो पूछते हैं कि आप ये साझा कीजिए हमारे साथ भी, हम भी इस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसा कुछ होता है? सर इसके लिए हमने करीब 3000 पेशेंट का जो डाटा है करीब 1300 वीडियो के माध्यम से YouTube पर ऑलरेडी लाइव किया हुआ है। अच्छा। जिसमें मेरे पर्सनल डिस्कशंस हैं, पेशेंट्स के पर्सनल इन्फॉर्मेशंस हैं, उनके जो पेशेंट्स के जो डेटा होते हैं, जो प्री एंड पोस्ट रिपोर्ट्स होते हैं, जो हम कह सकते हैं कि किसी भी ट्रीटमेंट का आधार होना चाहिए, उसको वो वेरीफाई करते हैं। और उसको चूंकि हम YouTube में डालते हैं तो उसमें जो लैंग्वेज की सेटिंग है उससे वे अपने देश में भी जाकर और अपने देश में भी रहकर ऑनलाइन रहकर भी उस चीज को समझ सकते हैं। और सर मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूँ कि इंदौर में सबसे ज्यादा कुरियर्स जो देश में, अगर हम होम्योपैथी से कह सकते हैं कि जो मेरे बारे में कहा जाता है क्रिटिकल एंड सर्जिकल डिजीज स्पेशलिस्ट, यानी कह सकते हैं कि भविष्य की होम्योपैथी, तो हम कह सकते हैं कि लोगों की जान बचाने के लिए भविष्य की होम्योपैथी कहीं ना कहीं मुझे बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि सुकून देती है कि एक इंसान के रूप में हम किसी को फिजिकली, मेंटली और सोशल खड़ा कर सकें। और निश्चित रूप से WHO की डेफिनेशन एक डेटा हम यहाँ भी कलेक्ट करते हैं। यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं, जरा हाथ उठा के बताएं कि कितने लोग जो है उनका विश्वास जो है होम्योपैथी के प्रति है। जरा हाथ उठा के बताएं, देख लीजिए। सर ये होम्योपैथी का विश्वास है, यही प्रत्यक्ष प्रमाण है। एब्सोल्युटली सर। जो इन्होंने कहा कि एक कहीं ना कहीं ये विश्वास जो जागा है, जागरूकता बढ़ी है। और भोपाल में और मेरे ख्याल से पूरे देश में इसके लिए आप जो हैं वो तारीफ के काबिल हैं और बड़ा ही प्रशंसनीय काम किया है अपने इस क्षेत्र में। और जैसा कि हमने कहा कि ये जो आपने नई शुरुआत की उसके आप जनक के नाम से जाने जाते हैं और जाने जाएंगे आगे। उम्मीद करते हैं कि ये विश्वास और बढ़ता जाए और कई जाने जो हैं वो बच जाएं आपके प्रयास की वजह से, इस विश्वास की वजह से। इस उम्मीद के साथ और इस प्रार्थना के साथ हम आपसे विदा चाहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। और आप भी बहुत नेक काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ढेरों बधाइयाँ।
और उम्मीद करते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में आप जो रेवोल्यूशन लाना चाह रहे हैं या जो हो रहा है वो और आगे बढ़ता जाए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। उनके लिए जोरदार तालियां बजा दें एक बार। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे सभी पैनल के लिए, क्योंकि हमने सभी से कुछ कुछ सीखा है, कुछ कुछ जाना है कि कैसे उन्होंने अपने सफ़र को आगे बढ़ाया। क्योंकि बहुत मुश्किल होता है जब आप किसी मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं, लोग आलोचना करते हैं, बहुत सी बातें होती हैं और सब चीज़ को छोड़कर आपको आगे बढ़ना होता है। तो सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आज इस मंच से हमने अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से बात किया है, उन सितारों से बात किया है आज इस मंच से हमने, जिन्होंने मध्य प्रदेश की बेहतरी में एक भूमिका निभाई है, मध्य प्रदेश के विकास में। आज उनके लिए हम सब तालियां बजाकर, उनकी हौसला अफजाई करके और उन्हें पुरस्कृत करके उनका बढ़ाएंगे सम्मान। कद बढ़ा नहीं करते एड़ियां उठाने से, लोग आसमान भी छू लेते हैं सर झुकाने से। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं मंच पे आऊं और आपसे दरख्वास्त करूंगा कि हमारी जो 4 खास मेहमान हैं पहले उनको दावत दी जाए, ताकि मैं उन लोगों का परिचय इन तमाम लोगों से करवा सकूं। तो देखिए शेखर सुमन जी को आपने सुना और ये उन्हीं सितारों की बात कर रहे हैं जिनसे आज हम बातचीत करने वाले हैं। जानेंगे कि आखिरकार कैसे उन्होंने अपने क्षेत्र में काम किया, किस तरह से उन्होंने इंदौर, मध्य प्रदेश और पूरे देश का नाम रोशन करने का काम किया है। क्योंकि ये वही सितारे हैं जिन्होंने कड़ी मेहनत के साथ, पूरे दमखम के साथ अपने आप को आगे बढ़ाया है और न सिर्फ अपने आप को, ये उन लोगों को भी मोटिवेट करते हैं जो कि कहीं ना कहीं थोड़े बहुत डगमगाए हैं कि कैसे वो आगे बढ़ें, कैसे वो मेहनत करें। तो मंच पर सबसे पहले निरंतर आगे बढ़ते रहे और लोग जलते रहे और ये लोग चलते रहे। जो पहुंच गए हैं मंजिल पर उनको नहीं है उनका नहीं है नाज़े सफ़र। जो पहुंच गए हैं मंजिल पर उनको नहीं है नाज़े सफ़र। 2 कदम जो अभी चले नहीं, रफ्तार की बातें करें। As they say, life is too short to wake up in the morning with regrets. So love the people who treat you right, forget the ones who don't, and believe that everything happens for a reason. If you get a chance, take it. If it changes your life, let it. Nobody said it would be easy, just that it would be worth it. इरादे जिनके हो पुख्ता, यकीन जिनका खुद पे हो, वो तलातुम मौजों से घबराया नहीं करते। मेरी दृष्टि में सफलता वो है जो सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत से हासिल की गई है। सफलता वो है जो मानवता के कल्याण में लगाई गई है। सफलता वो है जो सामाजिक उत्थान और देश की प्रगति में लिप्त। आज जिन लोगों से आप लोगों का मैं परिचय करवाने वाला हूँ, जिनकी अद्भुत कहानियों की दास्तान बताने वाला हूँ, उन सबका मैं हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूँ एक बार फिर से, जिन्होंने न सिर्फ अपनी एक ख़ास पहचान बनाई। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बहुत मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। जिंदगी का दूसरा नाम संघर्ष है, अनवरत संघर्ष। यूं समझ ले कि जिंदगी एक अग्नि परीक्षा है जिसके हर कदम पर कठिनाइयाँ, दुश्वारियाँ, उलझने आएंगी। उनसे आप कैसे बगैर थके, बगैर रुके, बगैर हारे, बगैर निराशा के लड़कर विजयी होते हैं, जिंदगी उसी को कहते हैं। क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही, वो भी सही। स्मृति सुखद प्रहरों के लिए, अपने खंडहरों के लिए, ये जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूँगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। शिव मंगल सिंह
सुमन की ये प्रेरणादायक पंक्तियाँ हमेशा ज़िंदगी को एक नया हौसला, एक नई उड़ान देती है। और खुदा पाक का कहना है कि एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत, पर होगा वही जो मेरी चाहत। हाँ, अगर तूने सुपुर्द कर दिया खुद को उसके जो मेरी चाहत है, तो मैं तुझे वो भी दूंगा जो तेरी चाहत। और अगर तूने मुखालफत की उसकी जो मेरी चाहत है, तो मैं थका दूंगा तुझे उसमें जो तेरी चाहत है। फिर होगा वही जो मेरी चाहत है। जिन लोगों ने जिंदगी की कदर नहीं की, जिन्होंने ऊपर वाले का हर कदम पे शुक्रिया अदा नहीं किया, वो खलाओं में, अंधेरे में पूरी ज़िंदगी भटकते रहे। लेकिन जिन्होंने मेहनत की, खून पसीना बहाया और हमेशा ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हुए आगे बढ़े, उन्होंने अपने हाथों के मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे सितारे जिन्होंने न सिर्फ देश का बल्कि देश का भी बढ़ाया है मान, ऐसे ही कुछ चुनिंदा हस्तियों से होंगे रूबरू और देंगे उन्हें सम्मान। तो चलिए मिलते हैं जनवरी 18 तारीख की शाम 5 बजे से लगातार जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।